नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबुज़ ज़मान अदरिकनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, GB टू न्यूज़ का प्रोग्राम लिए आपकी मेज़बान मरियम बतूल एनी वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग GB टू न्यूज़ पे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माह रमज़ान मुबारक का महीना है और इबादत में अल्लाह ताला फरमाता है, इबादत में अल्लाह ताला ने रोज़े का अज्र व सवाब को अपने साथ ख़ास रखा, क्योंकि रोज़ा अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान एक राज है। इंसान चाहे तो चुप करके कुछ खा पी भी सकते हैं और इंसान चाहे तो रोज़ा नहीं भी रख सकते हैं, मगर अल्लाह ताला के खौफ और उसकी खुशनुदी के लिए वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि परवरदिगार आलम ने अपने बंदों के लिए रहमत और अपने बंदों की गोया कि रोज़ा एक ख़ास तरीन इबादत में से है। अल्लाह ने रोज़े का अज्र सवाब बग़ैर हिसाब किताब के लेने का वादा किया है, क्योंकि रोज़ेदार को भूख, प्यास और कमज़ोरी की हालत में टाइम गुजारना होता है, और ये रोज़ादार में सब्र, तहम्मुल और बहुत से सब्र के इक़साम पैदा करने का एक मौका होता है। नाज़रीन कराम, आज इस बाबरकत महीने में हम रब ताला से दुआ करते हैं, ए हमारे रब परवरदिगार, ए बाबरकत रहम करने वाला, ए दिलों को फेर देने वाला रब, हमारी दिलों को अपनी अताअत की तरफ फेर दे, हमारी रहनुमाई फरमा, हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दे, दुनियावी ज़िंदगी में अपनी फरमाबरदारी अता फरमाएँ और उखरवी ज़िंदगी में अपने क़ुर्ब और अपना दीदार नसीब फरमाएँ। नाज़रीन कराम, जैसे कि मैंने आपको बताया, माह रमज़ान मुबारक का महीना है और इस अय्याम में शहादत मौला इमाम अली से जब भी मांगो मुक़द्दर मांगो, खुदा से जब भी मांगो मुक़द्दर मांगो, अक़ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से आक़िल वालों को मुक़द्दर वालों के घर पे ठोकरें खाते हुए देखा है। फरमाते हैं, ज़िंदगी में कसम कदम और कदम, कसम कदम और कलम सोच समझ कर उठाना चाहिए, क्योंकि अल्फाज ही सब कुछ है जो दिल जीत भी लेता है और दिल चीर भी लेता है। नाज़रीन कराम, मैंने आपको बताया इस प्रोग्राम में बहुत सी शख्सियत को हम मदऊ करते हैं। आज इस प्रोग्राम में एक और शख्सियत आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं, ताकि इनकी खूबसूरत बातों से हमारे दिलों में रोशनी पैदा हो। जिस तरह से फरमाते हैं, जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शती है, जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज माँ खूबसूरत मेहमान के बहुत अच्छी खूबसूरत बातों से हमारे दिलों में भी रोशनी बख्शे। और मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ हमारी बहुत ही मोहतरम ख्वाहार अज़ीज़ ख्वाहार नरजिस साहिबा, जो कि आज हमारी मेहमान इस प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत है। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही स्पेशल आज गेस्ट हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है ख्वाहार नरजिस खातून साहिबा। ख्वाहार नरजिस खातून साहिबा का ताल्लुक़ वैसे तो बशों से है, लेकिन बल्तिस्तान में सकमेदान से इनका ताल्लुक़ रहा, और आप ख्वाहार कुम रही, ईरान से आपको स्कॉलरशिप मिला, ईरान में पढ़ने का मौका मिला जामिअतुज़ ज़हरा, तो वहाँ पे आपने तालीम हासिल की। उसके बाद आपको गवर्नमेंट में मैनेजमेंट पे लिया गया, एरियाई 6 साल आपने वहाँ पे खिदमत दी है। गवर्नमेंट बोर्ड में आप शामिल हैं और अमेरिका स्कॉलरशिप पे जाने का मौका मिला, जो 6 मंथ का एक कोर्स था जिसका मकसद लीडरशिप था, और वहाँ पे आपने टाइम लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लौट आई। और PhD का सिलसिला आज भी जारी है, तालीम हासिल कर रही है। और ख्वाहार का जो सिलसिला है, इल्मी सिलसिला और तालीमी सिलसिला और कुरान का जो सिलसिला है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। अपने एरियाज़ में कुरान का सिलसिला, जो ख़वातीन कुरान पढ़ने से रह गई थी, उनके लिए एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है, जो कि बहुत फ़ाल है किया गया, जिसमें नसीम करबला के हवाले से था और करबला जाने का मौका मिला, जो कि एक एज़ाज़ है। कुरानदाज़ी में इनका नाम निकला। आपको आज GB टू न्यूज़ के इस प्रोग्राम वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में, इस प्रोग्राम में मैं नरजिस आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी पूरी टीम का मौका दिया। और
تاکہ اپنے باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے وقت دی. گو کہ آپ بہت مصروف تھی, باوجود انہوں نے وقت دیا. اور میں نے وہی کہا ناظرین, وہی بات ہے جو کہ بہت مفید خوبصورت بات ہے جو ہماری خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے, جو باہر نہیں نکل سکتی ہیں, ان تک یہ میسج جائے اور یہ خوبصورت باتیں ان کو بھی پتہ چلے تاکہ وہ موٹیویشن ہو ان کے لیے بھی. اور خواہ نرجس کا تعلق جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا بشوں سے ہے اور سک میدان میں رہی اور سک میدان سے بھی ان کا تعلق ہے. تو خواہر سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایجوکیشن پاکستان سے کہیں سے حاصل کی ہے یا پھر یہاں کہیں سے. جی آپ اپنی جرنی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. ایجوکیشنل جو میری جرنی رہی وہ ٹوٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے میں نے پڑھا ہے, اور الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ آج میں جس مقام پر ہوں تو یہ میرے ٹیچرز نام اگر لینا چاہوں تو میرے بہت رسپیکٹڈ آنریبل میرے جو ٹیچر ابھی جو ریسنٹلی سر ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کے فرائض انجام دے رہے ہیں, سر لیاقت صاحب. اور یہ میرے زندگی میں بہت ہی انہوں نے موٹیویشنل بندے کا کام کیا ہے. تو ٹوٹلی میری ایجوکیشن جو ہے نا وہ جب ایران گئی اس کے بعد یعنی میٹرک تک تو میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا, اس کے بعد آ کے بھی میں نے انٹر جو کیا وہ بھی گورنمنٹ سے ہی کیا. اور ابھی تک جو مثال پی ایچ ڈی کے لیے آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آپ کو موو کرنا پڑتا ہے. ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے تو صرف ایم فل اور پی ایچ ڈی میرا جو ہے وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ ہے. ادروائز پوری میری تعلیم جو ہے الحمدللہ گورنمنٹ کے ساتھ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے لیکن عظیم کہ خواہر کا جو ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ گورنمنٹ ایریا سے ہی رہا ہے, اور اس میں آپ یقیناً آپ کے پیرنٹس کا بھی بہت ہاتھ ہوگا, آپ کے فیملی ممبرس کے بھی ہوں گے. تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ گورنمنٹس کا جو تجربہ آپ کو رہا ہے, گورنمنٹ اسکول گورنمنٹ کالج کیسا رہا, کس طرح سے آپ اس پوزیشن تک پہنچی؟ دیکھیے گورنمنٹ سیکٹر تو میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں ماں ہے نا, تو واقعا ایز اے ماں گورنمنٹ نے کردار ادا کیا, جس میں ہر چیز آپ کو دیکھیے فیسلٹیز اتنی آپ کو اچھی دی جاتی ہیں, سب سے ہوتا ہے. اور جو جتنا آپ کے پاس ابھی بھی کوالیفائڈ اسٹاف جتنا گورنمنٹ سیکٹر کے پاس ہے وہ اتنا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہوتا. تو جو شروع سے بھی میرا جو ایکسپیرینس گورنمنٹ کے ساتھ رہا ہے وہ بہت اچھا رہا. اور ساتھ ساتھ میں اگر اپنے پیرنٹس کا تذکرہ نہ کروں تو یہ جفا ہوگا ان کے لیے. میرے ابو جو ہے ابو امی دونوں گاؤں سے مائگریٹ کر کے سک میدان شفٹ ہو گئے. ابھی ہم سک میدان ہی ریزائڈ کر رہے ہیں. تو میرے پیرنٹس کا بہت ہی پازیٹیو ہمارے تعلیم میں کام ہے. پیرنٹس کا جو ہے ستار صاحب کا ہم ضرور نام لے کے میرے بھی استاد رہے ہیں, پورے بلتستان کا استاد رہے ہیں. جی جی بالکل, یقیناً آپ لوگ کی زندگی میں ان کا بہت بڑا رول ہوگا. ڈیفینیٹلی ابو جو ہے نا ہمیں کہتے تھے بیٹا پڑھو. اس وقت دیکھیں نا ابھی بھی کافی چینج آیا ہے, لیکن بیٹی ہونا, ہم 5 بہنیں ماشاء اللہ سے, تو 2 بھائی ہیں اور ہم 5 بہنیں. تو باقی بہن بھائی باقی بھی الحمدللہ 4 کے 4 ہم گورنمنٹ سیکٹر میں ایز اے ڈفرینٹ پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایک میری سسٹر ڈاکٹر ہیں, بھائی بھی ڈاکٹر, اور چھوٹا جو اپنا پرائیویٹ کمپنی میں وہ کام کر رہا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے جو ابو نے ہمیں احساس دلایا کہ بیٹی ہونا کوئی ننگ وار کی بات نہیں ہے, آپ بیٹی ہیں, آپ معاشرے میں اپنا کردار ایز اے بیٹی انجام دے سکتی ہیں. تو سب سے پہلے جو امی ابو کی طرف سے جو موٹیویشن تھی نا کہ آپ لڑکی ہیں, اٹس اوکے, آپ ایک فیمیل جینڈر کے طور پر اپنا تعلیم و تعلم کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی. ہمیں ہر طرح سے ابو نے امی نے فیسیلیٹیٹ کیا. ہمیں یاد ہے کہ میرے ابو کی جو پیاری بات, ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو ابو ہمارے لیے نا تھرماس میں قہوہ بنا کے رکھتے تھے تاکہ ہم جاگ کے پڑھ سکیں. اور اس وقت دیکھیں گورنمنٹ اسکول میں ابھی بھی پیرنٹس اتنے لاپرواہ ہیں, لیکن ہم گورنمنٹ میں ہوتے تھے, ابو ہماری کاپیز چیک کرتے تھے ڈیٹ وائز. اگر ہوم ورک چیک نہیں ہوتا تھا تو اسکول جا کے ٹیچر سے پوچھتے تھے کہ آپ نے جو ہے آج میری بچی کا ہوم ورک چیک نہیں کیا. تو ابو کی جو گائیڈنس ابھی تک ابو جو ہے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں ہمارے بچوں کو ہر حوالے سے. تو الحمدللہ گورنمنٹ کے ایجوکیشن کے ساتھ پیرنٹس کا جو پازیٹیو رول رہا زندگی میں, سپورٹ رہا, اس وجہ سے ابھی ہم مثال آپ کے سامنے آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو یہ کانفیڈنس مجھے میرے پیرنٹس کی طرف سے ملا ہوا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت باتیں کی. دیکھیں ناظرین, پیرنٹس جب تک آپ کی لائف میں انوالو نہ ہو بچوں کے لیے, اسکول میں ٹیچرس کے ساتھ کمیونیکیشن ان کی اچھی نہ ہو, آپ اپنے بچے کی کیریئر پہ کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ انوالو ہونا پڑتا ہے. تو لہٰذا ہر عزیز آپ ہمیں بتائیے گا, آپ کا لیڈرشپ پہ آپ امریکہ گئی تو ظاہر ہے وہاں پہ یورپ میں ایک اسلامی ماحول کے ساتھ, اسلامی سوچ کے ساتھ وہاں پہ جانا اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ امریکہ یا پھر یورپ, وہاں کے رہن سہن, وہاں کا ماحول ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟
मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस था, हम यहाँ से 40 टीचर्स नॉमिनेट हुए थे टेस्ट के लिए, और जब मैंने वहाँ टेस्ट हम बैठे और इंटरव्यू दिया, और जब मैं घर वापस आई मुझे कॉल आई कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द यूएसए ट्रिप। तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैंने बहुत बड़ी चोरी की है, क्योंकि लोगों के जहनों में था कि अमेरिका जाना और एक एज ए स्कॉलर, फीमेल स्कॉलर आपका अमेरिका जाना, तो मैंने तो पहले हफ्ते किसी को बताया ही नहीं। फिर मेरी फ्रेंड है वजीहा नकवी और उनके हस्बैंड फरहान नकवी, वो इस्लामाबाद में मेरे साथ काफ़ी सपोर्टिव उनका बिहेवियर रहा। तो मैंने फारवजिया को एक दिन फ़ोन करके कहा, फारवजिया एक बात कहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कि पता नहीं आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगी, मैंने अमेरिका का टेस्ट जो है ना वो क्वालिफाई किया और मैं वहाँ की से। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ मोटिवेट किया, उन्होंने कहा नरजिस हमें आप पे फ़ख्र है कि आप एज ए स्कॉलर वहाँ जाएंगी, हमें रिप्रेजेंट करेंगी। तो उन्होंने मुझे वहाँ काफ़ी थोड़ी सी हिम्मत मिली। मैंने कहा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उन्होंने भी गाइड किया। फिर जो हमारे जो पहले जो गए हुए थे लोग, क्योंकि हम काफ़ी डर जाते हैं अमेरिका जाने से, तो यहाँ पे सबसे पहले अब्बू ने कहा कोई बात नहीं बेटा आप जा सकते हो। यानी अब्बू का ये कमेंट था कि बेटा आप अपने हिजाब में आप जा सकती हैं, आपको कोई इशू नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंट पेरेंट्स की तरफ से मुझे मिला, अम्मी अब्बू की तरफ से। फिर जो मेरे जो स्कॉलर फ्रेंड्स थी उन्होंने भी मुझे कहा कि यू कैन गो, इसमें कोई मसला, बल्कि हमें फ़ख्र है। बल्कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ले जाके ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि इन्होंने जो अमेरिका का जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है उन्होंने विन किया है, वो क्वालिफाई किया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं गई तो मैंने वहाँ पर कोई नेगेटिविटी, डेफिनेटली उनका अपना कल्चर है। मैं इसी हिजाब में इसी स्टाइल में मैं वहाँ गई, कोई इशू नहीं रही। बल्कि आई वाज द यंगेस्ट, यानी हम जो 40 यहाँ पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट हुए थे, मेरे साथ आखान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी, अभी वो डिफरेंट डीन के पोस्ट पर काम कर, मैं कभी कभार उनके साथ मेरी बातचीत होती है। तो उन सब में मैं छोटी थी एज में। तो आप यकीन माने उनके प्रोफेसर्स ने मुझे इतना इनकरेज किया। मैं कोई प्रेजेंटेशन देती थी, बाकी दें उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मैं देती थी तो वो कहते थे ये इतनी छोटी सी एज में कर रही है, तो मुझे प्राइज़ देना, इनाम देना, आगे लेके जाना, प्रमोट करना। तो मैंने वहाँ बहुत पॉजिटिविटी देखी। और जिस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहैसियत कौम वो लोग मुत्तहिद हैं। यानी अगर कहीं पे कोई कचरा नज़र आता है तो एक प्रोफेसर, हम लोग कहते हैं हम जब पढ़ लिख जाते हैं तो हमारे कोई पर हम किसी को बुलाते हैं आए आप ये उठाएं, वहाँ हमने देखा हमारे साथ जो प्रोफेसर्स थे, कचरा कहीं नज़र आता था तो वो उठा के खुद अपने हाथों से डस्टबिन में डाल देते थे। और वहाँ पे जो एक चीज़ मैंने देखी ना, वहाँ पे एज का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था। हमारे साथ जो हमारी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थी ना, शी वाज़ एट दैट टाइम जो है वो 65 ईयर की थी। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो 65 ईयर की, ऐसी वो चलती, भागती, दौड़ती थी। हमारे यहाँ पे मैंने कहा 65 ईयर्स में तो औरतें घुटना पकड़ के बिस्तर में उनका उठना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात मैंने देखी, क्योंकि और मैंने एक तरह से एनालाइज किया कि मिसाल इनके अंदर एज फैक्टर क्यों नहीं आता है। तो हमारे यहाँ पे हमें रिश्तों में बांटा हुआ है ना, थोड़े से बड़े हो जाए बाजी कहना शुरू करें, फिर हम कहते हैं आंटी, फिर हम उनको नानी दादी बनाते हैं, तो हम बुढ़ापा थोप देते हैं। वहाँ पर हमारे साथ पे हम लोग तैयार करते कि हाँ जी आप दादी हैं, आप आंटी हैं, आप दादी हैं, भाई आप जो प्रोफेशनल आपका एक इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, मिसाल वो तो हमारी नानियों की एज से भी बड़ी थी उस वक्त पे, तो कभी हमने उनको एज वाइज हमने उनको कभी नहीं देखा। और वहाँ एक और प्यारी बात जो थी ना, हर बंदा काम कर रहा होता है। अभी मिसाल समर में उनकी समर वेकेशंस हो रही होती थी, तो हमने हमें जो खाना देने के लिए जो हमारे मेस में आते थे, यंग यंग लड़के, क्वालिफाइड लड़के लड़कियां आके काम करी थी। फिर हमने उनसे इंटरव्यू लिया, हमने कहा अब यहाँ क्यों है, तो उन्होंने कहा हमारी समर ब्रेक है तो हम अर्न करते हैं, हम अपने एजुकेशन का खर्चा हम खुद उठाते हैं। वही नहीं, अच्छी बात, वो कल्चर जो हम में होना चाहिए था ना, वो वहाँ पर था। तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग जर्नी के हम लोगों ने इन चीज़ों को किताबों में पढ़ा है मेरे ख्याल से, और कुछ जगहों पे हम जाके देखते हैं तो अमली तौर पे वो चीज़ हो रही होती है। बिल्कुल हम बिल्कुल मुसलमान हो के भी हमें इन चीज़ों को हमने कुरान और किताबों तक महदूद रखा हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इन चीज़ों को और जो एक चीज़ मैं यहाँ एड ऑन करना चाहूँ कि मेरा हिजाब कभी मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, बल्कि मैं रिलैक्स रही, क्योंकि अबाया में मैं गई, जो अबाया में नहीं थे उनको प्रेस करना, धोना, दुलाने में उनका टाइम रहा, और मेरा टाइम, वो कहते नरजिस यू आर वेरी रिलैक्स। तो मैं कहती हाँ इस्लाम जो है वो आपका एक ऐसा मजहब है जो आपको पीस ऑफ माइंड देता है। तो कुछ लोग जो समझते हैं कि हिजाब हमारे लिए एक रुकावट है, हर्डल है, नहीं, आप हिजाब के अंदर रहते हुए हर फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। बला एक कॉन्फ्रेंस के लिए भी बुलाई गई उनकी तरफ से, तो वहाँ मैंने एक महीना इमाम के हरम में उनके गेस्ट हाउस में स्टे किया। तो अभी तक मुझे ना लगता है कि ये इमाम का बुलावा होता है, बाकी वसीले तो बनते ही है, एक बुलावा होता है
وہاں پہ ایک کانفرنس ہے جس میں مجھے مقالہ پیش کرنا تھا، جس میں مثال فیملی بریک اپس اور جو چائلڈ کے حوالے سے وہاں پہ میں نے انگلش میں مقالہ لکھ کے حرم کے، اور وہاں پہ جو میری پی ایچ ڈی کی جرنی کے پیچھے کی کہانی آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں کہ انہوں نے مجھے وہاں پر جو تقدیر نامہ جو سند دیتے ہیں نا، اس میں دکتورہ سیدہ نرجس لکھا امام حسین کے حرم کے ساتھ. تو میں ان کے آرگنائزر کے پاس گئی، میں نے کہا I'm sorry، میں نے ابھی ریسنٹلی ایم فل کیے ہیں، میں پی ایچ ڈی نہیں ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ میرا یہاں سے ڈاکٹر کا نام یہاں سے ریموو کر دیں. تو ادھر امام کا حرم ہے، یہاں ان کا کانفرنس ہال تھا. تو آغا صاحب مسکرائے، جو بڑے ان کے متولی تھے حرم کے متولی، انہوں نے مسکرا کے کہا خانم نرجس، امام حسین آپ کو ایک ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد سے بس یہ میری زندگی کا ایک مقصد بن گیا کہ میں نے کسی نہ کسی طرح جو مقام آپ کو وہاں سے ملا آپ کو اسٹارٹ کیا. تو اور ابھی الحمدللہ ہمارے پاس 45 کے قریب خواتین، جن میں سے ود ان 2 ویکس یعنی 2 ہفتے کے اندر انہوں نے الف با جو قاعدہ ختم کیا. ابھی ایک گروپ جو ہے ہمارا 30واں پارہ جو ہے اس کا نصف کر کے اس رمضان میں انشاءاللہ وہ ختم کر لیں گے. ایک جو ہے 30واں پارے کے ساتھ سورہ بقرہ بھی ختم کر کے سیقولو بھی ختم کر رہے ہیں. تو انیشیٹ ہم نے کیا، اور عورتوں کا جو جذبہ ہے نا مجھے ان پہ بہت پیار آ رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، میں جہاں پہ بھی کلاس کے بعد جب ہم گھر سے مدرسے سے نکلتے ہیں نا، موقع ملتے ساتھ ہی ہر جگہ بیٹھ کے وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کے ایک نئی سوچ، نئی فکر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل مجھے بہت آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ آپ اس طرح کرے، آپ اس طرح کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے خود ڈیسیجن لیا، نیک کام تو خود ڈیسیجن لیا، تو پروردگار نے تو ظاہر ہے اس چیز میں تو رنگ بھرنا ہی تھا. اور قرآن کے لیے ابھی ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی نا کہ اللہ بہشت جو ہے نا وہ 4 قسم کے لوگوں کے مشتاق رہیں گے. ان میں سے ایک روزہ دار، جو بھی رمضان کے ہم روزے رکھ رہے ہیں، اس کے لیے جنت اپنے آپ کو سجاتا ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا گروپ تھا وہ قرآن پڑھنے والے، اور جو تیسرا گروپ تھا وہ تھا جو بھوکھوں کو کھانا کھلائے، اور جو تیسرا گروپ تھا وہ جو توبہ کرنے والے. تو اس میں جو کام مثال کچھ کام ہم مثال بھوکھوں کو کھانا کھلانا ہو یا کچھ جو اور کی ضرورت، اور قرآن نور ہے. اور یقین مانے کہ خواتین نے سٹارٹ کیا، بالکل پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ابھی ماشاءاللہ ایسی ایکسپرٹ ہو گئی ہیں، وہ ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. ایک مقابلے میں جو مسابقے والی کنڈیشن ہے، اور ان کا جو شوق ہے ان کے پیر، اور کچھ نے تو یہاں تک ریویو دیا ہمیں کہ کچھ بلڈ پریشر کی شدید مریض آئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ بی پی کنٹرول ہو گیا قرآن پڑھنے، کیونکہ یہ پازیٹیوٹی ہے آپ کے اندر. تو قرآن نور ہے، تو یہ نور آپ کو خود نور کی طرف. اور ماشاءاللہ یہ میں ضرور تذکرہ کروں گی ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. جیسے ان میں سے آپ بھی ایک ایگزامپل ہیں، آپ نے خود اناؤنس کیا کہ میں ہر طرح کے قرآن کی برکت سے کہ یہ آپ کی طرح آپ کے ساتھ ہم ہر طرح کا تعاون کریں گے. اور ڈاکٹر عصمت اینڈ ٹیم ہے، وہ جس طرح انہوں نے آئی اسکیم لگا کے چیک کر کے آئینہ کو انہوں نے خود اپنے اس سے انہوں نے بھیجا ہے. اور ڈاکٹر شاہدہ سب سے پہلے انہوں نے مینٹل ویل بینگ پر انہوں نے سیشن دیا. خواہران میں خواہر سیدہ ملکہ اور ڈفرینٹ خواہران نے بھی کہا ہم آپ کے ساتھ پوری تعاون کریں گے. تو جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو خود بخود بن جاتا ہے. وہ الحمدللہ آئی ایم فیلنگ ویری بلیسڈ کہ اللہ نے زندگی میں مجھے یہ توفیق دی. جیسے کہ آپ کو ماشاءاللہ ہم بہت کامیاب بھی دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے. بلتستان کے بہت سارے پروجیکٹ پہ آپ کام کرنے میں اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھتی ہوں آپ نے اپنی لائف میں بہت کرائسس سے بھی آپ کو گزرنا پڑا. تو ہمارے ان بہنوں کو جو کہ بہت کرائسس کے بعد گھروں میں مایوس بیٹھی ہوئی ہے، پریشان حال بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بھی ذرا بتائیے گا آپ کے لائف میں بھی کرائسس آئے، وہ کس طرح سے آپ نے اس چیز کو ہینڈل کیا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی کرائسس تو جس کا میں نام ہی لوں گی یہاں پر کہ مجھے طلاق ہو گئی تھی پہلی شادی سے میری. تو کیوں طلاق ہوئی اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ خواتین، وہ عورتیں، وہ بہنیں جو طلاق ہونے کے بعد نگیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے، بلکہ وہ اپنی لائف کو ختم سمجھتے ہیں. وہ کہتی ہے اب معاشرے میں ایک دھبا. تو میں نے جو ہے ڈیورس ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حلال قرار دیا. اچھا نہیں بنا کچھ بھی ہو، میری ڈیورس ہو گئی. ہونے کے بعد اس کو میں نے ایز اے ٹیبو نہیں لیا، اور ٹیبو نہیں لے کے میں نے کیا کیا، اپنے اوپر کام کیا. یعنی میرے بچے بھی میرے پاس نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے. تو پھر میں نے کیا کہ اپنی اسٹڈی کو میں نے ٹائم دیا، اور جتنا میں پریشان ہوتی تھی اتنا میں پڑھتی تھی. یعنی ٹینشن کو ٹینشن سے میں نے کل کیا. دیٹ واز ویری بلیسفل جرنی. الکوثر کا ہمارا پروگرام تھا، اور اس میں ہم ایز اے
सफ़ीरान करबला काम भी कर रहे थे, नसीम करबला उनके साथ मिलके। मैं, क्योंकि आपको पता है अरबिक लैंग्वेज आती है, तो मैं उनके एज ए ट्रांसलेटर काम कर रही थी। तो हमारी एंट्री हो गई और उसके बाद उन्होंने नाम अनाउंस किया उन सब में, तो ख्वाहिर ज़किया नजफी, शी इज़ वेरी लवली और बहुत मुझे उनसे मोहब्बत है। तो उन्होंने कहा नरजी साहब का नाम है, तो मैंने देखा ख्वाहिर नाम तो मेरा, नंबर किसी और का है। तो हम 2 ख़वातीन साथ काम कर रहे थे ना, तो इत्तेफाक ये हुआ कि नाम मेरा आया। डेफिनेटली हम पर मैं खुद नरजिस खातून के नाम से सब खड़े हो गए, नंबर देखा, फिर हम बैठ गए, हमने कहा नहीं ये मैं नहीं। फिर फ़ोन आया तो मेरी जो कोलीग हम दोनों साथ काम कर रहे थे ना, उनका नंबर था, और अब इस मखमसे में थे कि कौन जाए हम दोनों में से। तो मैंने कहा कि हम हाफ हाफ करते हैं। तो फिर मैंने जो नसीम करबला के जो आए हुए थे खुदाम इमाम हुसैन के हरम के, मैंने उनसे कहा कि इमाम के पास बहुत है, उनसे कहा हम दोनों को ही ले जाएं। और उनको हमारी ये बात इतनी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि आप दोनों को हम फुल पे टिकट देते हैं। और ये डेफिनेटली बहुत ही एक मेमोरेबल टाइम था। और वहाँ गए, हरम के एज ए गेस्ट गए, और पहली जर्नी, और वो भी पहला सफ़र, और वो भी इमाम की तरफ से सब कुछ, यानी इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद हमारा पूरा हरम की तरफ से वीज़ा सब कुछ उनकी। अगर तज़किरा ना करूँ कि आज मैं जिस मकाम पे अगर मैं कोई भी लेक्चर दे सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली माशरे में सर्वाइव कर सकती हूँ, तो क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड एंड हिज ट्रस्ट ऑन मी, कि वो मुझ पर जो ट्रस्ट करते हैं कि आप अगर मेरा ऊपर ट्रस्ट ना करें, वो मुझे सपोर्ट ना करें। मिसाल तो मैं कहीं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूसरी शादी, मेरी बच्ची भी है, और आई एम वेरी रिलैक्स एंड हैप्पी। तो मेरा मैसेज क्राइसिस में जो आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं तमाम जो सुनने वाली गाँव में बैठी हुई, घरों में बैठी हुई, एजुकेटेड जिस फील्ड से भी हों, अगर उनकी लाइफ में कोई मसला आए, सबसे पहले तो आपको डिवोर्स की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो गया, लास्ट डिसीजन होता है, मिसल अब अगर हो गया तो दिस इज़ नॉट अ टेबू। आपने अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करना, आपकी ज़िंदगी वहाँ उस चैप्टर का, वो उस बाब का आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम है, फिर नए चैप्टर का आगाज़ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इस लाइफ में बहुत खुश, बहुत सेटिस्फाइड। मेरे बच्चे भी मेरे पास हैं, मेरा जो भी न्यू हस्बैंड है, इट्स वेरी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव। तो डेफिनेटली क्राइसिस के बाद आपको परेशान नहीं होना, अपने आप को ख़त्म परेशान होंगे तो उस परेशानी पे, इसमें फिर फैमिली का भी बड़ा किरदार होता है ना, कि फैमिली वाले भी उसको ताना दे दे के बच्ची को मार देते हैं। तो मेरे जो फैमिली वाले उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ है तो मेरे पेरेंट्स जो है ना पहले बहुत चाहते थे, इसके बाद और ज़्यादा चाहने लगे, यानी वो मेरे बगैर खाना नहीं खा रहे, ये कर आपको सपोर्ट किया। डेफिनेटली। तो पेरेंट्स भी प्लीज़, मेरा कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को पहले कोशिश करें कि घर बसा रहे, लेकिन घर ना बसे ना तो उस लड़की की ज़िंदगी का ख़ात्मा इख्तिताम तक ना लेके जाएँ। फिर उसके बाद जब दूसरी लाइफ के लिए आएँ तो डेफिनेटली सोच समझ के आप लोग फ़ैसला करें। दूसरी शादी करना इस्लाम में हराम नहीं है। डेफिनेटली तो आपको एक लड़की, लास्ट फैसला होता है, जब फैसला लेने के बाद बंदे को आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली तो मैं डेफिनेटली इस चैप्टर, लाइफ हम सबके लिए एक रोल मॉडल है, और तमाम ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल है जो कि मायूस बैठी हुई है। अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, जब ज़िंदगी नहीं बनी तो उसका रोना रोने के बजाय आप आगे ज़िंदगी को बढ़ाएं, आगे बढ़े, और तरह की ज़िंदगी आप बहुत अच्छी तरह गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा जान। आप ये बताइएगा, नसीम करबला का जो आपका माशाल्लाह से एक बुलावा ही था, मेरे ख्याल से सफ़र इश्क का ये मौका परवरदिगार ने आपको दी। करबला में इतने सारे लोगों में कुरानदाजी में आपका नाम निकलना, ये भी एक बहुत बड़ा इनाम था। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के कुछ मेमोरेबल अवकात होते हैं ना, जो एक शहर में आप उसके रहते हैं, आपको कोशिश जहाज जारी है। बहुत मुश्किल है बच्ची के साथ पीएचडी करना। कोर्स वर्क मेरा काम कंप्लीट हो चुका, अभी थीसिस की तरफ इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। तो एक होता है ना खींचातानी बच्ची के साथ, काम के साथ, ये सब टाइम कंज्यूमिंग मेरा यानी लंबा हो रहा है मेरा पीरियड, लेकिन इट्स माय एक प्रॉमिस है इमाम हुसैन के साथ, तो ये पीएचडी करना वहाँ से, तो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी आपकी ज़िंदगी की। बहुत खूबसूरत और बहुत ही एक मालूमाती, और साथ में ख़वातीन के लिए बहुत प्यारे मैसेज इसमें हैं। और इमाम की तरफ से जो आपको एक लक़ब और एक मुकाम जहाँ से मिला, उस पे आज अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहे हैं। हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह ताला आपको इस कार खैर में कामयाब करे और बल्तिस्तान का नाम रोशन करे। आमीन आमीन।
एकदम से वहाँ पे उनकी नस्ल में कितनी जल्दी उनकी अफजाइश हो जाती है। तो सबसे पहले अपना देखने का अंदाज चेंज करें। और एक बात जो एक यहाँ पे ऐड करूँगी, अपने बारे में हम बहुत नेगेटिव होते हैं कि मैं नहीं कर सकती, बहुत ये हो गया फलां। नहीं, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, तौफीक दी है, तो अल्लाह ताला जो है वो मदद भी ज़रूर करेंगे। तो अपने बारे में हमने कभी नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव सोचना है कि आई कैन डू। मैं एक फ़ीमेल हूँ, बल्कि फ़ीमेल नबी नहीं है, इमाम नहीं है, लेकिन नबी साज और इमाम साज हैं। तो पूरे माशरे की जो है ना वो बुनियाद हम ख़वातीन पर हैं। मर्द हो घर का जो अभी एक माशरे में एक अनारकी सी फैली हुई है, वो इसलिए है क्योंकि हम ख़वातीन पहले की तरह अपने घरों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। बच्चों को भी, क्योंकि मैं आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही होती हूँ, पेरेंट्स को वो नहीं पता होता कि उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं। या हम बुला बुला के थक जाते हैं। हम जब बच्चों कहते हैं हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे, तब पेरेंट्स आते हैं। यानी इस हद तक पेरेंट जो है ना अपने बच्चों के हवाले से लापरवाह। तो कम अज़ कम माँ होने के नाते ना आपको अपने घर में अपने बच्चों के, हमारा घर हमारे बच्चे हैं, उनको हम सफ़र किए बगैर फिर हम माशरती जिम्मेदारियों को अंजाम दे सकते हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम इस पे हो सकता है, तरबियत औलाद पे इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। ख्वाजा नरगिस की बहुत खूबसूरत बात, बहुत प्यारी बात, आप शहद में की मक्खी की तरह खूबसूरत और मीठा और खालिश शहद को ले लें और अपने इर्द गिर्द बांटने की कोशिश कर दीजिएगा। और बिना तासुब के, बिना किसी फितने के आप आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी एक सोच उन्होंने दी। एज का कोई हद नहीं है। हर एज की खातून, हर एज के मर्द आप जो है अपने अंदर की सलाहियत से काम कर सकते हैं, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और वही माशरा तरक्की याफ्ता माशरा कहलाता है। नाज़रीन, इस खूबसूरत बातों के साथ अपने आप की इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने